हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। हम पढ़ रहे हैं जैव अणु और जैव अणु के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है एंजाइम और यह है लेक्चर नंबर 10। ठीक है, ऑलमोस्ट हम ये चैप्टर भी आधा खत्म कर चुके हैं। एंजाइम के बाद में विटामिन बचेंगे, फिर न्यूक्लिक अम्ल बचेंगे और हॉर्मोन्स बचेंगे, जहां ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और फिर हम नया चैप्टर देखेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही 12th का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएंगे सारे, और फिर मैं 11th भी स्टार्ट कर दूंगा। 11th, और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश ग्रामर भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी बिल्कुल चीजें शेड्यूल पर चल रही है। तो जिन जिन लोगों ने प्रीमियम बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ले लो, क्योंकि हम लोग आ गए हैं एप्लीकेशन पे अब, और जो लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियो है वो सिर्फ पेड बैच वाले बच्चों को ही देखने को मिलेंगे। और लाइव स्ट्रीम जो है वो अभी मैं लाइव करूंगा, इसके बाद एंड हो जाएगी और ये स्ट्रीम यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ये सिर्फ फिर पेड बैच वाले जो हमारे बच्चे हैं वही देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं अपन खत्म। ये अपनी खुद की ऐड होती है, लोग प्रोडक्ट की करते हैं, हमारी खुद की सर्विसेज की ये ऐड है। तो आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो और तुम्हारे पास ऑप्शन है ना। तो टॉपिक रहेगा हमारा एंजाइम। टॉपिक है हमारा एंजाइम। ठीक है, आप लोग भी एंजाइम टॉपिक कुछ इस प्रकार से लिखेंगे साइड में, ऐसे ऐसे करके साइड पे लिखेंगे। मैं यहां सेंटर पे लिखता हूं, पता तो होना चाहिए ना कि क्या पढ़ रहे हैं हम। और एंजाइम होते क्या है? ठीक है, एंजाइम नॉर्मली गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। रासायनिक रूप से एंजाइम जो होते हैं वो गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। आप सभी ने कल ही पढ़ा था कि जब एमिनो अम्ल 51 होते हैं तो इंसुलिन बन जाता है ना। क्या हो जाता है? इंसुलिन बनता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल जो है वो एंजाइम का निर्माण करते हैं। और एंजाइम का प्रमुख कार्य जो होता है वो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को संचालित करना है, उनको उत्प्रेरित करना होता है, उन्हें करवाना होता है। उदाहरण बताओ सर। तो आप सभी लोग खाना खाते हो, है ना, आप सभी लोग भोजन ग्रहण करते हो। तो भोजन को पचाने का कार्य अर्थात पाचन अभिक्रिया यह एंजाइम द्वारा पूरी की जाती है। फिर जब हमारा भोजन पच जाता है तो उससे पोषक तत्व निकालने का काम भी एंजाइम करता है। पोषक तत्वों को संश्लेषित या फिर भंडारित करने का काम या फिर उन्हें अवशोषित करने का काम जो है वह भी एंजाइम का होता है। फिर उसे ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य भी एंजाइम का होता है ना। तो ये सभी कार्य, और फिर आगे और यदि अपन आगे जाएं तो बाकी बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम, ये सारे काम जो है अर्थात उत्सर्जन में भी कहीं ना कहीं हमारा जो कार्य है वो एंजाइम ही करता है। तो सारे काम जो हमारे जेब तंत्र में हो रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हो रहे हैं, वो बिना एंजाइम के द्वारा संपन्न नहीं होते। अर्थात एंजाइम एक तरह से जीवों में उत्प्रेरक के जैसे कार्य करने वाले क्या बोलते हैं, क्रियाकार होते हैं या फिर उत्प्रेरक होते हैं। क्या उत्प्रेरक इज द करेक्ट वर्ड। एंजाइम वे माध्यम होते हैं जो जीवधारियों में किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। इस वजह से एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। इसी कारण से एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक होगी। आई होप सभी लोग कमेंट कर दें। लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो जो भी हो अपन देखते रहेंगे, मेरा काम है पढ़ाने का। आप लोग बता देना कि सर सब कुछ ठीक है। चलो, ये तो अटक गया है, कोई बात नहीं, मैं तो फ्लो में हूं अभी। तो एंजाइम को क्या कहते हैं बेटा? एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये क्या होते हैं रासायनिक रूप से? तो आप प्रॉपरली लिख देना कि ये रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। रासायनिक रूप से सभी एंजाइम जो है वो एक तरह से प्रोटीन होते हैं। इनका कार्य क्या है? तो शरीर में होने वाली समस्त अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य जो है वो एंजाइम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब कि एंजाइम जो है वो कैसे कार्य करते हैं, है ना। एंजाइम जो है वो कैसे कार्य करते हैं,
क्या क्या कार्य करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, और इनके कार्य करने की शर्तें क्या है। देखो भाई साहब, एंजाइम जो है वो ऐसे ही कार्य नहीं करते, इनकी भी शर्तें होती है। क्या शर्तें होती हैं भाई साहब? इसकी सबसे पहली शर्त है, एंजाइम के कार्य करने की शर्तें यदि आप लिखोगे ना तो आप चौंक जाओगे कि भाई साहब एंजाइम भी ऐसे करते हैं क्या। आपको बता दूं कि आपसे अच्छे तो एंजाइम है, हम सबसे अच्छे एंजाइम है। पूछो क्यों? एंजाइम जो इन्हें कार्य दिया जाता है वो सिर्फ वही करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाना आता है तो मैं और भी दूसरे काम करूंगा, नहीं, मेरा काम पढ़ाने का है, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, बाकी के काम से हमें कोई लेना देना नहीं। तो एंजाइम जिस कार्य के लिए डिजाइन किया गया है, या फिर जो एंजाइम जिस कार्य में एक्सपर्ट होता है, वह सिर्फ वही कार्य करेगा। अर्थात ये अपने कार्यों में विशिष्ट होते हैं। अपने कार्यों में क्या होते हैं? विशिष्ट कार्यों के लिए आवंटित लिख दूं मैं, ना, के लिए आवंटित होते हैं। चलो, एक वर्ड मुझे मिला, आवंटित, मतलब ये अपने कार्य में एक्सपर्ट होते हैं, या अपने कार्य के लिए आप लिख सकते हो कुशल होते हैं। अपने कार्य में कुशल वर्ड भी सही है। जिस एंजाइम को जो कार्य दिया जाएगा वह सिर्फ वही कार्य करेगा, ये एंजाइम की सबसे पहली शर्त होती है। यदि उसको बोला है कि भाई साहब आपका काम है खाने को पाचन करना या पचाना, तो वह सिर्फ खाने को पचाएगा, वह दूसरा कार्य नहीं करेगा। उसका कार्य हुआ कि भाई साहब आपको भोजन से सिर्फ ग्लूकोज निकालना है, तो वो सिर्फ ग्लूकोज निकालेगा। बाकी को बोलेगा कि आपको स्टार्च को तोड़कर ग्लूकोज बनाना है, तो वह स्टार्च को तोड़कर सिर्फ ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, ये होगी पहली शर्त। दूसरी शर्त ये होती है इनकी कि ये विशिष्ट ताप पर ही सक्रिय होते हैं। विशिष्ट ताप पर ही सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे शरीर का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, ये मान लो तुम लोग, और इसी ताप पर हमारे सभी एंजाइम कार्य करते हैं। ठीक है, इससे यदि ज्यादा हुआ, जैसे कि तुम लोगों को आ गई बुखार, तो एंजाइम बोलता है मैं नहीं कर रहा कोई काम, और तुम्हें भूख प्यास लगनी भी बंद हो जाती है ना, भूख प्यास लगनी भी बंद हो जाती है, होता है ना ऐसे, हमें तो भूख ही नहीं लगी, एंजाइम अपना कार्य करना कम कर देते, बंद कर देते, धीमा कर देते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ विशिष्ट ताप पर ही सक्रिय होते हैं। कंडीशन नंबर 3, ये विशिष्ट पीएच पर ही सक्रिय रहते हैं। तुम्हें ज्यादा एसिडिटी हो गई, तुमने ज्यादा अम्लीय खा लिया, एसिड बढ़ गया पेट में, वोमिटिंग होने लगी, तो ऐसी स्थिति में भी आपका एंजाइम जो है वो कार्य करना बंद कर देता है। अर्थात इनके लिए पीएच लेवल भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी। देखो, काम करते हैं परंतु अपनी शर्तों पे। कोई भी छेड़छाड़ यदि थोड़ी बहुत भी हुई तो ये बोलते हैं मैं काम नहीं कर रहा। तुम्हारे जैसे कि भाई साहब हम पढ़ेंगे परंतु हमें अपना कमरा चाहिए, ठीक है, हमें ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, हमें इस कोचिंग में नहीं जाना, हम इसी माँ से पढ़ेंगे, तो ऐसी शर्तें होती हैं। ठीक है, अपनी शर्तों पे काम होता है, यदि शर्त नहीं मानोगे तो ये काम नहीं करते। तो एंजाइम भी कहीं ना कहीं हमसे इंस्पिरेशन लिए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ विशिष्ट शर्तें होती है एंजाइम की जिस पर ये कार्य करते हैं। अब कैसे कार्य करते हैं, अभी सब कुछ होगा आज के इस वीडियो में, सारी बातें होंगी, है ना। मतलब कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, क्या क्या काम होता है, क्यों काम करते हैं, यदि काम करना बंद करें तो हम निपटा ही जाएं,
हमारे शरीर का जो है वो संचालन सही नहीं होगा। गुड इवनिंग बेटा, मैंने चैट अभी देखी, अब जाके लैपटॉप वहां से अपनी कृपा से चालू हो चुके हैं। तो एंजाइम हमारा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और बुक में यहां पर थोड़ा सा दिया हुआ है, एक चैप्टर आपकी बुक से कट चुका है, तो उस पर काफी सारी चीजें एंजाइम के बारे में बता दी गई। तो वहां से हम कुछ थोड़ी सी डिटेलिंग उठाएंगे और कुछ डिटेलिंग जो है वो जैव अणु से उठाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई इनकी शर्तें। अब बात करते हैं कि जैव अणु कैसे कार्य करते हैं, इसकी क्रिया विधि क्या होती है। जैव अणु के कार्य करने की एंजाइम के कार्य करने की क्रिया विधि क्या होती है। तो एंजाइम के कार्य करने के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल हमारे पास में है, जिसे बहुत सारे टीचरों ने बताया कि ये ताला चाबी मॉडल है। कैसा है? ताला चाबी मॉडल। अर्थात आपके पास में यदि ताला है तो सिर्फ वो उसी की चाबी से खुलेगा, है ना। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास में सुक्रोज है। चलो उदाहरण से समझाता हूं। आपके पास में एक ताला है जिसका नाम है सुक्रोज। आपके पास में एक ताला है जिसका नाम है सुक्रोज, और इस ताले को तोड़ने के लिए, या इस ताले को तोड़ना नहीं, हमें खोलना है। जब हम इस ताले को खोलते हैं तो हमें दो उत्पाद मिलते हैं। कौन कौन से? हमें मिलता है ग्लूकोज और हमें मिलता है फ्रक्टोज, है ना। अब तुम लोगों को पता है कि ये डायरेक्ट तो नहीं टूटेंगे भाई साहब, यदि हमें जल अपघटन कराना। जल अपघटन यदि हम इसका करवा भी रहे होंगे सामान्य स्थिति में, तो उसके लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जिसमें ऊर्जा का मान जो है वो है 6.22 किलो जूल प्रति मोल। क्या लिखोगे आप? किलो जूल प्रति मोल इनवर्स -1। मोल इनवर्स -1 का मतलब होता है प्रति मोल। ठीक है, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ेगी। परंतु यदि हमारे पास में एक एंजाइम है जिसका नाम है सुक्रेस, जिसका नाम क्या है? सुक्रेस। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यदि हमारे पास में सुक्रेस एंजाइम है तो ये जो ऊर्जा मैंने यहां पर लिखी है ना, ये जो ऊर्जा आपके सामने लिखी है, ये ऊर्जा का मान घट जाएगा, और ये ऊर्जा का मान घट के हो जाएगा 2.5 किलो जूल। यहां पर प्रति मोल मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रति मोल। इस प्रकार से यहां पर ऊर्जा का मान जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। किसके कारण? सुक्रेस एंजाइम के कारण। तो एंजाइम जो है वो अभिक्रिया को बूस्ट कर देता है, अर्थात एक उत्प्रेरक के जैसे काम करता है। और उत्प्रेरक का काम यह है कि ये ऑलवेज सक्रियण ऊर्जा का मान जो है वो कम कर देते हैं। ये क्या करते हैं? सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं। अब वो नॉर्मल हमारे जीवन में प्रयोग होने वाले उत्प्रेरक हो, या हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हो जैव उत्प्रेरक जिन्हें कि हम एंजाइम कहते हैं, वो हो। ठीक है, तो सुक्रोज जो है वो एक तरह का ताला है, और यदि इस ताले को हमें खोलना है तो उस चाबी का नाम है सुक्रेस एंजाइम। ये क्या होगी? चाबी। सुक्रेज एंजाइम क्या होगी बेटा? चाबी। चलो ये तो मैंने लिख के बता दिया। अब क्यों ना एक डायग्राम उठाया जाए और इस डायग्राम से तुम्हें समझाया जाए कि कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, ये ताला है, ये चाबी है। कुछ जगह पे इसे चाबी बना दिया जाता है, इसे ताला बना दिया जाता है। ठीक है, तो मैं एक चैप्टर जो आपकी बुक से कट गया है उससे इसे उठाता हूं और समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। तो पूरी रासायनिक अभिक्रिया को अपन उठाते हैं ऊपर और यहां भेज देते हैं। फिर मैं नामकरण पे भी आऊंगा कि एंजाइम का नामकरण कैसे किया जाता है और कौन से एंजाइम का क्या कार्य है। ठीक है, हमारे पास में पेजों की कमी नहीं है, तो यहां पर अभी थोड़ी देर के लिए यहां पर रहने दो। अब अपन समझते हैं थोड़ी सी क्रिया विधि डायग्राम से। मान लो आप लोगों के पास में ओहो, ऐसी चाबी तो बिल्कुल नहीं होती सर। आपके पास में कुछ इस प्रकार की चाबी है। ठीक है, ये आपकी चाबी है, अर्थात ये एक तरह का एंजाइम है। ये एक तरह का क्या है बेटा? ये एंजाइम है। तुम्हें फ्लैग जैसे लग रहा होगा पर तुम मान लो एंजाइम है। ठीक है, और इसे हमने क्या बोला है? हमने इसे ई बोला है। ध्यान से देखना, ये हमारा जो है वो ई है। ठीक बात। अब हम क्या करेंगे? हम
एक क्रियाधार बनाएंगे, और ये क्रियाधार यदि इस पर जाएगा तो आई होप इस पे कुछ, ओह बन क्यों नहीं रहा हमसे, चलो मैं समझ गया क्यों नहीं बन रहा। इस पे ना ऐसे अंदर की तरफ ऐसी कुछ सतह होगी, है ना, ऐसी कुछ सतह इसके पास में होगी, और ये आपका जो है, ये आपका जो है वो है क्रियाधार, जिसे हम सब्सटेंस बोलते हैं। क्या है, ये हमारा क्रियाधार है जिसे सब्सटेंस बोला जाता है। इन दोनों को एक साथ रखेंगे। अब क्या होगा, सब्सटेंस जो है वो हमारे शरीर में हर जगह मौजूद है, ठीक है, जहां पे भी अभिक्रिया हो रही होगी सब्सटेंस क्या करेगा, इस एंजाइम के पास में जाएगा। अब यदि ऐसा एंजाइम होगा, इस आकार की चाबी होगी, तो ये जो सब्सटेंस है वो इसके साथ चिपक जाएगा। अब मान लो ये चाबी का आकार जो है, ये चाबी का आकार जो है वो ऐसा नहीं है, मैं इसे बदल दूं थोड़ा सा। अपन क्या करें, अपन इस चाबी के आकार को बदल दें। ये आपकी चाबी जो है वो ऐसी है, तो बताओ क्या ये चाबी इस पे फिट होगी, नहीं होगी। अर्थात, और उदाहरण समझो, ये जो आपका क्रियाधार है ना, इसे मान लो आप माल्टोस, चलो एक और नया एंजाइम का नाम अपन यहां पर ले लेते हैं। यहां पर आपके पास में है माल्टोस, ठीक है, और इस एंजाइम का नाम है माल्टेज। इस एंजाइम का नाम क्या है, माल्टेज। माल्टोस आपका क्रियाधार है, माल्टेज एंजाइम है। तो ये माल्टोस को, माल्टेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। अब आपके पास में मान लो एक और एंजाइम है जिसका नाम अभी आपने बोला, चलो इसका नाम अपन दे देते हैं जाइमेज। बहुत सारे एंजाइम हो गया, बहुत सारे एंजाइम होंगे, यूरिएज एंजाइम भी हो सकता है काफी। तो क्या ये जाइमेज एंजाइम माल्टेज को तोड़ सकता है, क्या ये जो आपका ताला है वो इस चाबी में फिट हो जाएगा? आंसर होगा नहीं होगा सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही है ताला चाबी मॉडल, कि जिस एंजाइम को जो कार्य असाइन किया गया है, या जो चाबी जिस ताले को खोलने में बनाई गई है, वो सिर्फ उसी से खुलेगी, दूसरे से नहीं खुलेगी। ये हमारे एंजाइम की कार्य प्रणाली है, वो उनके कामों में एक्सपर्ट होते हैं। तो इसे यहां से कर दो डिलीट। अब दूसरे स्टेप पे क्या होगा कि ये भाई साहब जो है, इनकी कॉपी बनाओ एक, ये यहां पर आएंगे, और इनकी भी एक कॉपी बनाओ, ये जो है ये यहां पर आएंगे, और ये दोनों आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। चलो हमारी चाबी थोड़ी सी गलत बन गई है, अपन इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। बच्चा थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है ये, तो क्यों ना इसे करेक्ट कर लिया जाए, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और प्रॉपरली ऐसे अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने ऐसे अरेंज कर दिया, और अपन यहाँ से प्रॉपरली ऐसा बना देते हैं, ठीक है। अब ये ऐसी अरेंज हो गई तुम्हारे सामने। अब इसे बोलते हैं हम, ये इसका नाम आपको पता है, इसका नाम है ई और इसका नाम है एस। तो यहां पर ये दोनों जब आपस में मिले तो हमें हमें प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ ई एस। और ये ई एस जो है ये है संकुल उत्पाद। ये क्या है, संकुल उत्पाद। अब यहां पर जैसे ही ये बनेगा, इसकी सक्रिय ऊर्जा, इस पर्टिकुलर उत्पाद की जो सक्रिय ऊर्जा है वो कम होगी, और ये धीरे धीरे करके अपघटित होना चालू हो जाएगा, टूटने जाएगा, नए आबंध बनने चालू हो जाएंगे। और आखिरी स्टेप पे आपके जो एंजाइम भाई और जो क्रियाधार भाई साहब है वो टूट जाएंगे। आपके जो भाई साहब है वो टूट जाएंगे। यहां पर मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अपन यहां से इसे ब्रेक कर देते हैं और यहां से इसे ब्रेक कर देते हैं, और इन्हें यहां से कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो ये जो आपका बना, ये एक प्रोडक्ट बन गया, एक ये प्रोडक्ट बन गया। बाकी जो संरचना रही आपकी, जब ये कार्य खत्म हो गया तो एंजाइम वापस से अपने कार्य के लिए पुनः फिर से रेडी है। फिर से कोई क्रियाधार आएगा, इससे आकर जुड़ेगा, वो उसकी सक्रिय ऊर्जा का मान कम करेगा, एक संकुल उत्पाद बनाएगा, इसकी सक्रिय ऊर्जा का मान कम करेगा, और वापस से यहां पर आपको दो अलग अलग उत्पाद
बना के दे देगा। ये देखो, ये दो अलग अलग उत्पाद जो है बन गया, इसे हम बोलते हैं ईपी। ये हमारे जो है वो बन चुके हैं प्रोडक्ट। पहले क्रियाधार था, संकुल उत्पाद बना, सक्रिय ऊर्जा का मान कम हुआ, आपस में चीजें टूटी और ये आपका उत्पाद बन गया, अर्थात जो है वो आपका ताला खुल गया। यह है ताला चाबी मॉडल जो कि एंजाइम के लिए कार्य करता है और एंजाइम फिर से पुनः कार्य करने के लिए तैयार है। तो यह प्रक्रिया सतत रूप से रेगुलर चलते रहेगी। कंडीशन एंजाइम की होती है कि भाई साहब तापमान आप ज्यादा गर्म नहीं होगे, आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा, ठीक है, आप ज्यादा अम्लीय भी नहीं हो सकते, जो काम मेरा है मैं वो करके आपको दूंगा। ठीक बात, जैसे आपका काम है पढ़ाई करना, तो आपको पढ़ाई करनी है, ज्यादा रिले नहीं खिसकानी है। आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है पढ़ाई करना। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है एंजाइम का नामकरण। कुछ एंजाइम के नाम भी लिखवा दूंगा, हालांकि तुम्हारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वो है एंजाइम का नामकरण। कल हमने प्रोटीन खत्म कर दिया हुआ है। प्रोटीन में कुछ नहीं है, गोलिकादार प्रोटीन है। गोलिकादार प्रोटीन में पेप्टाइड बंद होते हैं प्राथमिक संरचना में, द्वितीयक संरचना में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, तृतीयक संरचना में हाइड्रोजन आबंध भी होते हैं, सल्फाइड आबंध भी होते हैं, वैन डर वाल्स बल भी होते हैं और वैद्युत आकर्षण बल भी काम करता है, जिस कारण से उसकी संरचना और गोलीय हो जाती है। चतुर्थ संरचना तृतीयक हमारे प्रोटीन होते हैं, परंतु बहुत ज्यादा द्विक स्थान व्यवस्था उसकी पास पास हो जाती है, तो वो सघन बन जाते हैं, है ना। तो वो हमारी चतुष्क प्रोटीन की संरचना होती है। आपको कल बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम से समझा दिया था। और नोट्स के लिए आपको ना, एक्चुअली इसके नोट्स थोड़े से डले हुए हैं, वैसे मैं सोच रहा था थोड़े अपडेटेड नोट बन जाते हैं। ऑफलाइन में भी हमारा यही चल रहा है टॉपिक, ऑफलाइन में भी हमारा जैव अणु ही चल रहा है, परंतु ऑफलाइन में थोड़ा सा पीछे है, ऑफलाइन में पीछे करके रखा है इसे। यहाँ पर तुम लोगों ऑनलाइन क्लास वालों के लिए थोड़ा सा आगे है। और तुम्हें बता दूं, सरल एकेडमी के एप्लीकेशन की लिंक तुम्हें मिल जाएगी चैनल पर ही, और उस पर मैडम ने जैसा कि आपको शुरू में ही बता दिया होगा, क्योंकि ये लेक्चर बाद में कट जाएगा, तो आपको वहां पर एग्जाम पेपर मिल जाएंगे, आपको वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर जो लेटेस्ट वाले हैं वो मिल जाएंगे, वहां पर आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो। अब फीचर्स तो बताना पड़ेगा ना। वहां पर आप लोगों को एग्जाम पेपर हो गए, है ना, वहां पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ्स मिल जाएगी। आप लोगों को क्या मिल जाएगी? ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ्स मिल जाएगी। साथ ही आपको जो डिजिटल नोट, अच्छा नोट्स तो मैंने बोला ही नहीं, आपको अपडेटेड नोट्स भी वहीं पर मिलेंगे। आपको अपडेटेड नोट्स और साथ में बुक्स भी मिल जाएगी। और जो ब्लैक बोर्ड में मैं यहां पर आपको ऑनलाइन समझाता हूं, अर्थात जिसे हम बोल सकते हैं डिजिटल नोट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिजिटल नोट्स, ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा यदि कोई नई चीज आती है तो वह भी आपको सरल एकेडमी की एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ प्रीमियम बैच वाले बच्चों को एक्सेस दिया जाएगा। पेड जो बच्चे फ्री वाले हैं उनके लिए भी काफी सारी सुविधा, ऐसा नहीं कि फ्री वालों को कुछ नहीं मिलेगा। फ्री वाले जो हैं वो लाइव क्लास देख सकते हैं, परंतु डिले देखेंगे। दूसरी चीज, उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, परंतु पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर, है ना, लेटेस्ट वाले रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पर नहीं है। चैप्टर वाइज आप सारे रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पर देख सकते हो, फ्री वाले भी देख सकते हो, परंतु ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो ओल्ड होंगे, पुराने होंगे। ध्यान रहे इस बात का कि ये लेक्चर जो है पुराने होंगे। नोट्स कुछ ही लिमिटेड मिल पाएंगे, एक दो चैप्टर के, जो कि डेमो के लिए हमने दिए हैं बच्चों को दिखाने के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस एक आध दो चैप्टर की मिल गई तो मिल गई। ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, परंतु काफी ज्यादा तुम लोगों को उसमें एड्स वगैरह देखने को मिलेगी, प्रमोशनल कंटेंट ज्यादा होगा, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और तुम लोगों को पता है कि जो हमारी प्राइस है वो 1249 है। कितनी है? 1249 रुपए है बैच की प्राइस, ठीक है। बहुत सारी जगह पे महंगा है, कॉस्टली है। अब सर्विसेज भी देख लो, काफी सारी सर्विसेज तुम्हें देखने को मिलेगी, और नया कुछ भी आएगा तो वो तुम्हें मिल जाएगा पहले ही, ठीक है। हम मॉडल पेपर लाते रहते हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं, हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाते रहते हैं ऑनलाइन। तो ये सारी चीजों का एक्सेस, जैसे अभी क्लास तो ये वाली ऑनलाइन है, ऑब्जेक्टिव जब डलेंगे तो हो सकता है क्लास प्राइवेट हो जाए,
तो वो सिर्फ जो सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे हैं वही देख पाएंगे। अब अपन आते हैं एंजाइम के नामकरण पे, है ना, बहुत हो गई, बहुत ज्यादा ऐड कर रहा हूं मैं आज। क्या कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन बनाए इसलिए है यार कि तुम लोग देखो। तो देखो भाई साहब, एंजाइम के नामकरण की दो विधियां हैं। एंजाइम को दो तरह से नाम दिया जा सकता है। अच्छा, कितने लोग देख रहे हैं अभी तक, जरा मुझे बताओ तो कि मैं ही बड़बड़ा आ रहा हूं। कोई है, कोई सुन रहा है मुझे, कोई देख रहा है? चलिए, सबसे पहला नामकरण यह होता है कि जिन यौगिक या क्रियाधार पर ये काम करते हैं, जिन यौगिक या क्रियाधार पर ये काम करते हैं, उनके नाम के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। बस अंत में हम एज लगा देते हैं। अंत में हम क्या लगा देते हैं? एज। अंत में हम क्या लगा देते हैं बेटा? एज लगा देते हैं। दूसरा नामकरण जो होता है, जिस भी अभिक्रिया के माध्यम से या जो भी अभिक्रिया या एंजाइम करवाते हैं, चाहे वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो, चाहे वो अपचयन अभिक्रिया हो, चाहे वो नाभिक रागी, मतलब नॉर्मली ऑक्सीकरण और अपचयन ही होती है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया यदि ये करवाते हैं, मान लो एक तरफ ऑक्सीकरण हो रही है और फिर उसके बाद में ये अपचयन करवा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडेक्स। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया के नाम के आधार पर इनको एक और नाम दिया गया है, ऑक्सीडो रिडेक्स। ये एक और नाम है। ये उनको दिया जाता है जो एक तरफ ऑक्सीकरण के लिए भी उत्प्रेरित करते हैं और दूसरे जो अपचयन के लिए भी उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो इनके नाम पर भी इन्हें नाम दिया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यह का नामकरण इनका होता है। तो अब कुछ विशिष्ट उदाहरण एंजाइम के अपन देख लेते हैं, नाम और इनके काम। तो अब आप कुछ एंजाइम के नाम लिखोगे। एंजाइम के नाम आपको लिखने हैं, ये इन पर काम करते हैं, अर्थात उस क्रियाधार का नाम लिखेंगे और इनके काम करने से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं ये आप लिखोगे। तो सबसे पहला एंजाइम जो है उसका नाम है इन्वर्टेज एंजाइम। हालांकि तुमको ज्यादा आएगा नहीं इससे, परंतु फिर भी मैं तुम्हारी आगे की क्लास के लिए लिखवा देता हूं ना। इन्वर्टेज एंजाइम है आपका, मैं गलत लिख रहा हूं इन्वर्टेज, मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। देखो अंत में एज आया। इन्वर्टेज एंजाइम जो है इसका काम है, अच्छा सुक्रेज भी बोल सकते हैं ना, सुक्रोज को, सुक्रोज से हमें क्या बनाना होता है? सुक्रोज से हमें बनाना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रेज भी बोल सकते हैं हम इसे, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनाने का काम जो है, ये अल्कोहल फिनोल ईथर में भी आपको काम आएगा। वहां पर भी ये जो एंजाइम है ये आपको काम करने को बोलेगा, आ जाएगा। अगला एंजाइम है आपका जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज पर काम करता है। जाइमेज एंजाइम जो है वो आपका ग्लूकोज पर काम करता है और ये जो है ग्लूकोज को अल्कोहल, कौन सा वाला? एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है वो परिवर्तित कर देता है। अगला एंजाइम जो है हमारा वो है डाइस्टेज एंजाइम। डाइस्टेज एंजाइम, डाइस्टेज एंजाइम जो है वो स्टार्च पर काम करता है बच्चा, और स्टार्च को जो है वो ग्लूकोज में तोड़ देता है ना। स्टार्च को जो है वो ग्लूकोज में अपघटित कर देता है, सॉरी स्टार्च से माल्टोज बना देता है ना, स्टार्च से माल्टोज बनाता है। आगे हमारा अगला एंजाइम जो है जिसका नाम है माल्टेज। ये एंजाइम का नाम है, नाम से ही क्लियर है कि ये माल्टोज पर काम करता होगा और माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज से क्या बना देता है?
ग्लूकोज की 2 इकाइयां बना देता है। अगला जो हमारा एंजाइम है ये है यूरिएज। अगला जो हमारा एंजाइम है इसका नाम है यूरिएज। यूरिएज जो है यूरिया पर काम करता है और यूरिया को ये अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ये बना देता है आपका NH3 तथा CO2। अगला एंजाइम, चलो फिर से ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इन्हें छोटा कर देते हैं भैया। ये प्रॉपरली लिख लेना, कहीं कहीं आ जाए काम तो। अगला है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ये जो है प्रोटीन को तोड़ता है और एमिनो अम्ल में बदलता है। और भी बहुत सारे हैं जो डीएनए का निर्माण करते हैं, डीएनए का अपघटन करते हैं। काफी सारे एंजाइम आपके पास में उपस्थित हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। बस एंजाइम टॉपिक बहुत ही छोटा है। ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। इनका काम जो है वो जीवनधारियों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है डेली उन्हें संचालित करना होता है। इनके काम करने की अपनी शर्तें होती हैं। ये सामान्य पीएच या फिर विशिष्ट पीएच पर ही सक्रिय होते हैं, अधिक तापमान पर सक्रिय काम करना बंद कर देते हैं। ये अपने कार्य में विशिष्ट या कुशल होते हैं। जो कार्य इन्हें दिया जाता है सिर्फ ये वही कार्य करते हैं। इनके लिए एक शब्द में दी बोलूं तो ये ताला चाबी मॉडल पर बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। जो ताले की चाबी होगी सिर्फ उससे वही ताला खुलेगा, दूसरा ताला नहीं खुलेगा। ये चुपचाप से बैठे रहेंगे, ठीक है। जब तक सही ताला या नहीं आएगा, सही ताला और चाबी मैच नहीं करेंगे, काम नहीं होगा। यही है एंजाइम की कार्य प्रणाली। मैंने हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दी। अब आप नोट्स के लिए बात कर सकते हो, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, नीचे वाले नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहां तक देखने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, और ध्यान रखिएगा अपना। यहां आके मैं लेक्चर समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। कल फिर हम बात करेंगे विटामिन पे। जैसा कि मैं बता चुका हूं ये चैप्टर आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका है। इसके बाद में हम अगला चैप्टर देखेंगे उपसह संयोजन, यौगिक या फिर वैद्युत रसायन। दो में से कोई एक चैप्टर हमारा होगा, ठीक है। राधे राधे।